बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में मौलिक बीमारियों पर बात करना आसान नहीं। लोग बीमारियों से सिसकते रहते हैं मगर खौफ से इलाज नहीं कराते, क्योंकि हमारे यहाँ बीमारियों को भी इज्जत, गैरत और गुनाह के साथ जोड़ दिया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर की खवातीन में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है। ये सरतान दुनिया भर की खवातीन की शरह अमवात के बढ़ने का सबसे बड़ा सबब भी है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो एशियाई ममालिक में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की शरह पाकिस्तान में ही पाई जाती है। हर 9 में से एक खातून इस मर्ज का शिकार हो सकती है और यकीनन ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया भी है। ज़रूरत इस अमर की है कि ख़वातीन इस नुस्वानी बीमारी को शर्मिंदगी का बाइस ना समझे और इस सिलसिले में अक्टूबर को इस मर्ज की आगाही का महीना भी करार दिया गया। लेकिन साथ ही इस बात का जायज़ा लेने की भी ज़रूरत है कि इस मौलिक मर्ज की वजूहात क्या हैं, इसकी शरह पाकिस्तान में ही इतनी ज़्यादा क्यों है, मज़ीद बना ये कि इस मर्ज से कैसे बचा जा सकता है। आज का प्रोग्राम इसी हवाले से मुरतब किया गया है। पहले रिपोर्ट देखते हैं। ज़माना दूसरी जानिब बढ़ते हुए मूजी अमराज की जानिब भी इशारा कर रहा है। आज हमारे प्रोग्राम का खुसूसी मौजू खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती का सरतान और मुल्क में तेजी से फैलते हुए HIV एड्स के कैंसर का बढ़ना भी शामिल है। छाती का सरतान और मुल्क में तेजी से फैलते हुए HIV एड्स के केसेस का बढ़ना भी शामिल है। लफ्ज कैंसर एक खतरनाक मूजी मरज की जानिब इशारा कर रहा है। हमारी सोसाइटी में इसकी शिद्दत को महसूस किया जाता है, लेकिन खवातीन में छाती का सरतान जैसे कोई छुपाने वाली चीज और काबिले शर्म बीमारी हो, ये सरीहन गलत फहमी की बुनियाद पर है। WHO के मुताबिक उसके पाकिस्तान में फैलने की एक वजह उसका छुपाना भी है। दुनिया बिलखुसूस पाकिस्तान में खवातीन में तेजी से बढ़ता हुआ ये मूजी मरज इस शरह खतरनाक हद तक आगे जा चुकी है। एक जमाना था सिर्फ 40 से 50 साल की उम्र में इसकी शरह मौजूद थी, लेकिन अब सूरत हाल बहुत ही नाजुक है और ये निस्बतन कम उम्र लड़कियों और खवातीन में भी फैल रहा है। इसकी बहुत सी वजूहात डॉक्टर्स बताते हैं। नाजरीन को बताते चलें कि ये एक काबिले इलाज मरज है, शर्त उसकी जल्द तशखीस हो जाए। उसकी जल्द तशखीस से उसके फैलने और उसमें पेचीदगियां बढ़ने का इम्कान खासा कम हो जाता है। इसकी इब्तिदा खवातीन की छाती में मौजूद गुदूद में गुठलियां बनने से होती हैं, जिनकी इब्तिदा में कोई दर्द महसूस नहीं होता, जिसकी वजह से इसको इब्तिदा में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यही वक्त इसको संजीदा लेने का होता है। अगर अपने लिए 5 मिनट निकाल कर इस जानिब गौर किया जाए तो हो सकता है इस मरज को इब्तिदा में ही दबोच लिया जाए और उसका बर वक्त खात्मा भी बासानी दवाइयों से ही हो जाए और किसी किस्म की सर्जरी की जरूरत भी ना पड़े। आज हमारे प्रोग्राम का दूसरा मौजू HIV एड्स है, जो पाकिस्तान में खतरनाक शरह में बढ़ रहा है। ये एक एपिडेमिक डिजीज यानी तेजी से फैलने वाली बीमारी है। इसकी वजूहात में जिन पर गौर करने की हमें बतौर कौम शदीद जरूरत है, ताकि उससे आगाही के बाद इसके खात्मे की जानिब बढ़ा जाए। इस मरज के बढ़ने की एक वजह इस हवाले से शऊर की कमी भी है। आलमी इदारे सेहत WHO के मुताबिक मई 2019 के आदादोशुमार में सूबा सिंध सिर्फ लाड़काना में ही 2562 हैं। माशरे में जिनसी बहरा रवी का बढ़ना इसकी बुनियादी वजह है। पाकिस्तान में उसके खात्मे के लिए नेशनल एड्स प्रोग्राम की बुनियाद गुज़िश्ता सदी में 1987 में रखी गई थी, जबकि पाकिस्तान में उसके इलाज का बाकायदा आगाज 2005 में शुरू किया गया। 2017 के WHO के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई कौमी आबादी के मुकाबले में इसकी शरह 1% से भी कम है। 2017 में 15,000 जबकि 2018 में 21,000 मजमूई केस सामने आए, जो आंखें खोलने के लिए ही काफी हैं। पाकिस्तान के नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक सिरिंज और सेफ्टी ब्लेड के जरिए फैलने की शरह सबसे ज्यादा है, जबकि ट्रांसजेंडर्स, खवातीन और मर्द सेक्स वर्कर्स का नंबर उनके बाद आता है। इस पर मजीद गुफ्तगू प्रोग्राम में हिस्सा होगी। प्रोग्राम का आगाज करते अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लुबना वोहरा, आप ब्रेस्ट सर्जरी स्पेशलिस्ट हैं। ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जुबैदा काजी, हमारे साथ स्काइप पर होंगी। आप प्रेसिडेंट हैं पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब डॉक्टर लुबना मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दुनिया भर की खवातीन पे पाया जाने वाला ये एक आम कैंसर है, इसके बारे में क्या अब तक रिसर्च हो चुकी है कि ये हेरिडिटरी डिजीज में आता है या कोई वबाई अमराज है?
पहली चीज तो मैं ये बताऊं कि ये वबाई अमराज नहीं है। वबाई अमराज हम उसको कहते हैं कि जो किसी खास इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस से हो जाया करे। ना ये हेरिडिटरी कैंसर है। 90 से 95%, 90 से 95% औरतों को ये कैंसर स्पोरैडिक होता है। स्पोरैडिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसी बीमारी जो स्कैटर्ड किसी को कभी भी हो जाएगी। हाँ, यकीनन कहीं ना कहीं जीन्स में तब्दीलियां आई हैं इसीलिए कैंसर बना है, लेकिन ये कोई मौरूसी या खानदानी तब्दीली नहीं थी कि जो खानदान में चली आ रही थी और अब आपको भी हो जाए कैंसर। तो 90% औरतें ऐसी होती जिनके खानदान में कोई हिस्ट्री नहीं होती इस किस्म के कैंसर की, और उनको अचानक से पता चल जाता है कि हाँ उन्हें भी ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे गए हैं जिनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है ब्रेस्ट कैंसर की, जैसे कि मदर साइड से है या खाला में है या पुप्पियों में है, तो फिर ये जी उसमें ये है कि 5 से 10% लोग, यानी 5 से 10% औरतें ऐसी हैं जिनके खानदान में जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, नोन जेनेटिक म्यूटेशन, यानी ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन जिनको डायग्नोज किया जा सके टेस्ट के जरिए, और उस म्यूटेशन की वजह से ना सिर्फ छाती बल्कि ओवरी का कैंसर भी हो सकता है, बच्चादानी का कैंसर हो सकता है, आंतों का कैंसर हो सकता है। पहले पाकिस्तान में सहूलियात नहीं थी कि इसको टेस्ट किया जा सके। अब ये सहूलियत जरूर मौजूद है कि हाँ पाकिस्तान में ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि इसकी काउंसलिंग करते हैं जेनेटिक म्यूटेशंस के लिए। यहाँ से ब्लड ड्रॉ हो जाता है, वो सैंपल चला जाता है यूएस में, और वहाँ से म्यूटेशंस के बारे में रिपोर्ट आ सकती है। तो अगर किसी खास एज ग्रुप में, यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर हो जाए या किसी खास नस्ल का, फैमिली का ब्रेस्ट कैंसर हो, तो उसमें फिर आपका नॉलेज ऑब्वियसली आपको एडवाइस करेगा कि आप जेनेटिक टेस्टिंग करवा लें। और जेनेटिक टेस्टिंग में अगर कुछ पॉजिटिव आ जाए तो उस और कैंसर से बचने के लिए, दूसरी छाती के कैंसर से, बच्चादानी के कैंसर से, ओवरी के कैंसर से, आपको ये तजवीज़ कर दिया जाता है कि किस तरह की स्क्रीनिंग की जाए या उससे बचाव के लिए क्या इलाज किया जाए। लेकिन ये सिर्फ 5 से 10% लोगों में है, ये बहुत कॉमन चीज नहीं है। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर जुबैदा, आपका भी बड़ा रोल नजर आता है पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट। अभी आप लोग ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर भी काफ़ी काम कर रहे हैं, अवेयरनेस के हवाले से बहुत कर रहे हैं। बेसिकली हमारे यहाँ जो मेन इशू है इस मर्ज के फैलने का, वो ये है कि हमारे यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो अपनी निस्वानी आज़ा को लेकर बड़ी हसास होती हैं। इस हवाले से कोई भी उनको फिज़िकल प्रॉब्लम हो जाती है, उसको वो उनकी हत्तल मुमकिन कोशिश होती है कि वो उसको छुपाएं, सामने नहीं लेकर आएं। लेकिन आप चूँकि एक ट्रस्ट और उस हवाले से काम भी कर रही हैं, तो आपने कैसा जो पेशेंट्स होते हैं उनकी क्या साइकी नज़र आती है आपको? शाजिया, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वर्किंग। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और जिन्हों हॉस्पिटल में मैं विमेन इमेजिंग में काम करती हूँ। वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नजर आती है कि ब्रेस्ट कैंसर इस पे बात, जैसे आपने कहा कि बात करना हमारी और मुश्किल काम है, नॉट ओनली बिकॉज उसकी जिस्म का एक प्राइवेट पार्ट, शख्सी आज़ादी नहीं है, उसके बारे में बात कर सकते, अपने हस्बैंड से डिस्कस कर सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक फेस होता है कि हम ब्रेक हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, फैमिली सपोर्टिव नहीं होती इस सिनेरियो। तो ये साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी वुमेन्स के अंदर मौजूद है। वो इससे भी छुपाती हैं कि अगर पता चलेगा तो काफी सारे शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये कि में हमारे रहने की फीमेल के अंदर एक आदत है, इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस फैलाने का मकसद यही है कि औरतों को, स्पेशली अंडरप्रिविलेज्ड खवातीन की बात पता चले कि ये बीमारी है और मौजूद है। कोरोना की तरह अगर आप डिनाइल में रहेंगे कि नहीं भाई इट्स नॉट देयर, तो ये बहुत ही खतरनाक, अलार्मिंग हद तक जो है वो इसकी मोर्टेलिटी रेट स्पेशली पाकिस्तान में जो बढ़ रही है नंबर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तीसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो सेहत की सहूलियात हैं वो इतनी नाक़िस हैं कि हर किसी को फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि वो मैमोग्राफी बड़े आसानी से करा सकता है, या हमारा कोई नेशनल लेवल पे ऐसा प्रोग्राम नहीं मौजूद कि 40 साल के बाद जो मैमोग्राफी करानी, एक स्क्रीनिंग मैमोग्राफी ज़रूरी होती है, वो हमारी औरतों में नहीं होती है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन जो है नहीं आती है, और जब नहीं हो पाती, अर्ली डिटेक्शन हो पाती, तो फिर बर वक्त इलाज भी नहीं हो पाता। ये एक और वजह है इंसिडेंट्स के बढ़ने की। और जो मैं बताऊंगी, हम जो काम कर रहे हैं वो ये इस पे भी कर रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जो टैबू है, इसको ब्रेक किया जाए थ्रू काउंसलिंग एज वेल। अवेयरनेस का पार्ट है वो भी कि खवातीन जो है वो इस
इसको जानें और इसके बारे में बात करें, बताएं जब भी कोई साइन एंड सिम्टम्स उनको फील होते हैं और वो इसके बारे में अपने आस घर वालों से डिस्कस करें और जो भी फैमिली फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन है, कम्युनिटी लिंक में है, एलएचवी है, लेडी हेल्थ वर्कर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, किसी ना किसी से जिक्र जरूर करें ताकि बर वक्त तशखीस हो और हम mortality rate को कम कर लेकिन सकें। डॉक्टर जुबैदा, हमारे जो वही बात कर रहे थे कि हम खवातीन के प्राइवेट पार्ट्स को लेके फिर हम बात कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी इस किस्म की नहीं है, क्योंकि जब भी इस किस्म की बीमारी तशखीस होती है तो लोग इसको अलग अलग कोई टैबू और स्टिग्मा से इसको रिलेट कर देते हैं, तो हमारी खवातीन इस वजह से भी सामने नहीं आती हैं। तो आपका ट्रस्ट जो है इस अवेयरनेस जो देता है उसमें ये एलिमेंट्स देखता है? जी बिल्कुल, मैं आपको भी यही बता रही थी कि अवेयरनेस का बहुत ही बेसिक एलिमेंट ये है कि टैबू को ब्रेक किया जाए। इसीलिए अवेयरनेस सिर्फ हम फीमेल को नहीं दे रहे, मेल को भी देना चाहते हैं, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में जहाँ फीमेल डिपेंडेंट है मेल पे, जब तक कि हम घर के मर्द को इस बात का पता नहीं होगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो काबिल इलाज है, जो किसी भी औरत को हो सकती है। ये कोई कंटेजियस डिजीज नहीं है कि जिसके आप औरत को आइसोलेट कर दें, खुदा ना खास्ता कोई अजूब बना दें। एक बाकी बीमारी है पता होगा जबकि ये ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस इतना ज्यादा है और ये औरत को इतनी कॉन्फिडेंस देगा तो वो औरत अपनी चीज जो छुपाने के बजाय उसे डिस्कस कर सकेगी, बता सकेगी। और ये ब्रेस्ट कैंसर ऑल्दो मेल में भी होता है, उसका इंसिडेंस बहुत कम है, लेकिन मेल में भी पाया खवातीन में 100% ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। जी बिल्कुल, तो अवेयरनेस जो है वो दोनों एंड पर होगी तो ये ज्यादा बेहतर तौर पे जो है वो मुहिम को चलाया जा सकेगा, जिसका मकसद ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके और टैबू को ब्रेक तभी करेंगे जब हम इस पे बात करेंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर लुबना, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है बेसिकली ये होता क्या है, क्योंकि जो मुझे नॉलेज है कि आपके जो सेल्स होते हैं जो आपके बॉडी के नशोनुमा में काम कर आते हैं वो एक ग्रो बना लेते हैं, फिर एक ट्यूमर बन जाता है और ट्यूमर के बाद वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, क्या ऐसे ही है? देखिए, कैंसर का लफ्ज हम जब किसी बॉडी में किसी भी जगह उसको इस्तेमाल करते हैं तो जब हम कहें कि कोई ऐसी ग्रोथ है जो कि अनकंट्रोल्ड है, बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। अच्छा। वो आपके उस एरिया पे हावी होता जा रहा है, वो ब्लड सप्लाई पे हावी होता जा रहा है, वो दूसरी चीज़ों पे हावी होता जा रहा है और ऑब्वियसली जब वो अनकंट्रोल्ड हो, किसी चीज़ के कंट्रोल में ना आ रहा हो तो उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो हमें डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है, दूसरी जगहों पे जाके फैलता है, उन जगहों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, उन जगहों के फंक्शंस को, जो उनका स्ट्रक्चर है उसको खराब करना शुरू कर देता है। तो जब ब्रेस्ट में कैंसर होता है तो ऑब्वियसली छाती को भी खून की सप्लाई आ रही है, कुछ और सप्लाई भी है जिसको हम लिम्फेटिक्स कहते हैं, तो उसके थ्रू वो आपके जिस्म में फैल जाया करता है मरीजों के। अब उसमें प्रॉब्लम, जैसे डॉक्टर जुबैदा ने इस वक्त कहा कि अवेयरनेस का बहुत बड़ा मसला है कि अवेयरनेस तो शायद है लोगों के पास, लेकिन वो लोगों खवातीन एक तो दर्द नहीं है इस कैंसर में, ये पेनलेस बीमारी है। मोर देन 95% लोगों को ब्रेस्ट कैंसर में कोई तकलीफ नहीं होती, लिहाजा जब तकलीफ नहीं होती तो वो आना भी नहीं चाहती दिखाने के लिए, वो कहती है तकलीफ होगी तो जाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये आम कैंसर की तरह नहीं है, ना वजन गिरेगा, ना भूख खत्म होगी, ना आपका खून की कोई कमी हो जाएगी मरीज में। और तो जब ये अलामत ही नजर नहीं आती तो मरीज समझते हैं कि कोई ऐसी बीमारी है कि जो शायद गिल्टी हो गई है और वो शायद किसी और तरह के इलाज से होम्योपैथिक इलाज करवा लें। डॉक्टर जुबैदा, सॉरी मैं कट कर रही हूँ क्योंकि आपके जवाब के साथ ही कुछ क्वेश्चंस मेरे जहन में आ रहे हैं। आपके कहने का मकसद है कि इसमें कोई अलामत जाहिर नहीं होती ब्रेस्ट कैंसर में, इट मीन्स कि खवातीन को अपने ब्रेस्ट को हर वक्त चेक करते रहना चाहिए कि उसमें कोई गिल्टी तो नहीं फील हो रही है, और अगर हो रही है तो फौरन जाके मेमोग्राफी कराएं, ये इंतजार ना करें कि उसमें पेन होगा तो जाएंगे। बिल्कुल, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एटलीस्ट हर महीने या हर 3 माह पे अपनी छाती का मुआयना करें कि अगर छाती की जिल्द लगता है किसी जगह से अंदर धंस गई है, ठीक है, कोई गैर मामूली तब्दीली निपल में नजर आ रही है, कोई गिल्टी या कोई सख्ती महसूस हो रही है, कोई निपल पे लगता है कोई अल्सर सा बन गया है, कोई गदूस महसूस हो रहा है, तो फौरन आके डॉक्टर से चेक करवा लें, स्पेशलिस्ट से चेक करवा लें, क्योंकि ऑब्वियसली मैमोग्राम से 40 से ऊपर एडवाइस किया जाता है कि 40 साल की जब आप हो जाएं
तो एहतियात स्क्रीनिंग मैमोग्राम हर साल करवाना शुरू कर। उससे पहले भी पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की शरह बहुत ज्यादा, यंग मरीजों में भी बहुत ज्यादा है। वजह क्या है डॉक्टर साहबा, ये जो शरह बढ़ रही है खवातीन की, स्पेशली एशिया कंट्रीज में जो है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स है, क्या वजह है इसकी? देखिए, अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का बड़ा अमल दखल है, जो कुछ हम खा रहे हैं और जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम, जिस तरह की पोल्यूशन के साथ कहना चाहिए और चीज़ों के साथ हम रह रहे हैं, तो उन सब का बड़ा अमल दखल है कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की शरह पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। और स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो सब कुछ जो कि कहा जाए कि बाहर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, खवातीन की एवरेज लाइफ 78-79 ईयर्स है, पाकिस्तान में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक औरत की 60 साल। हाँ। तो बहुत सारे इवेंट्स बहुत जल्दी हो जाते हैं हमारी जिंदगी में। अच्छा। और इसलिए कैंसर भी बहुत जल्दी जल्दी नजर आ रहा है। ठीक है। तो होता है कि जब यंग बच्चियों को ऐसे लम्स बनते हैं, गिल्टियां बनती हैं, तो वो उसको इग्नोर करती है, वो कहती है कि हमें तो कैंसर हो नहीं सकता, तो दिखाने की भी जरूरत नहीं। अच्छा। तो ये एक जो इग्नोरेंस का एक प्रॉब्लम है ना हमारी कम्युनिटी, हमारे कल्चर, यानी 40 साल से कम की खवातीन और बच्चियों में भी ये चीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये कोई एग्जाम्पशन नहीं है कि आप 30 साल की हैं या 28 की हैं या 35 की है तो आपको कैंसर नहीं हो सकता। कैंसर तो हो सकता है। अच्छा। तो लिहाजा कोई गैर मामूली तब्दीली है तो जाकर जरूर चेक करवा लें। ठीक। उसको तूल ना दें, इग्नोर ना करें। हाँ। स्पेशलिस्ट को दिखा लें, स्पेशलिस्ट उसको डायग्नोज कर लेगा। जो कुछ भी है, चाहे वो कोई गैर मामूली है या वो इनोसेंट गिल्टी है, वो उसको डायग्नोज कर लेगा। ठीक है। डॉक्टर जुबैदा, अभी आपने बात की थी कि हमारे यहाँ आगाही मुहिम तो है, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। मतलब अवेयरनेस तो एक अलग बात है, लेकिन लोग फिर भी अभी झिझकते हैं, हिचकिचाते हैं अपने पेशेंट को, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को दिखाने के लिए या बात करने के लिए। तो आप लोग जो मेल अवेयरनेस है उस पर भी काम कर रही, तो आप लोग को रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? रिस्पॉन्स तो स्लोली एंड ग्रेजुअली पता चलेगा शादिया, लेकिन मैं कहूँगी कि एक अच्छी बात देखने में ये आती है कि लोग आते हैं, पूछते हैं। जब हम अवेयरनेस सेशंस देते हैं तो उसके बाद इंटरेक्शन बहुत होता है, लोगों के सवालात बहुत होते हैं, उनको ये पता चलता है कि एक चीज़ मौजूद है। और उसमें इस तरह बिल्कुल डॉक्टर लोग ने बताया कि ये साइंस होते हैं, ये डिम्पलिंग हो जाती है, स्किन चेंज होती है, ठीक है, डिस्चार्ज फील होता है। ये सारी साइंस सिम्टम्स का जब उनको हम बताते हैं तो फिर वो उनके अंदर ये आता है सवाल कि भाई हमें हो रहा था, हमें वो हो रहा था। बहुत सारे लोग इंक्वायरी करती हैं और लोग करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं। क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा अवेयरनेस जब बताया कि रेफरल सिस्टम हमारे साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है लाइक वेस्टर्न कंट्रीज, तो खवातीन को की बहुत ज़रूरत है जानने की। हमारे साथ रात भी है कि हमें कहाँ जाके ले जाऊँ, कि हर चीज़ का मसला गायनेकोलॉजिस्ट के पास है या फिजिशियन के पास है। उनको इस बात का होना कि वो ब्रेस्ट सर्जन के पास ही जाएँ। इनिशियल फेज में ऑब्वियसली वो किसी को भी दिखा दें, लेकिन अल्टीमेटली उनका रेफरल के पास होना चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से उनकी डायग्नोसिस हो सके। मैमोग्राम जब आप लोग काउंसलिंग करती हैं डॉक्टर जुबैदा, तो आपको क्या लगता है, वो क्या बताती है कि आया उनको फैमिली सपोर्ट है या फिर उनको फाइनेंशियली कुछ क्रंचेस हैं, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि देखिए, ये इसका टेस्ट कराना, मैमोग्राफी कराना, सेंटर्स करीब में नहीं है, हॉस्पिटल्स जाना, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। की वजह से भी बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं और इस बात को छुपा जाते हैं कि ऑलरेडी इतने ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रही होती है ये वाली कम्युनिटी, स्पेशली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, कि वो इन चीज़ों को जानते हुए भी नहीं जानना चाहते क्योंकि इकोनॉमिक बर्डन आ जाता है उनके ऊपर, तो वो सेहत के खवातीन पीछे चली जाती है बाकी से। लेकिन अल्टीमेटली होती है शादियाँ उनको ये बताते हैं कि उस वक्त छुपा जाना बाद में बताने से बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आप उस वक्त बता देंगी तो बर्डन इकोनॉमिकली भी कम होगा। अगर स्टेज में डायग्नोस होता है तो ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वो बड़ा महंगा हो जाता है, कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है जी। तो बाद में डायग्नोस होता है तो ट्रीटमेंट पे कॉस्ट भी बहुत आएगी, मरीज भी सफर बहुत ज़्यादा करेगा और पूरा खानदान सफर करेगा। तो ये वाला जो एक कंस्ट्रेंट है वो ब्रेक करने की हम बहुत कोशिश करते हैं। और हमारा मकसद जो ट्रस्ट का वो यही है कि हम इस तरह के रेफरल मैकेनिज्म उस वक्त तक, क्योंकि फ्यूचर में हमारा अपना हॉस्पिटल बनाने का इरादा है, तो जब तक वो नहीं बन जाता तो हमारा जो रेफरल मैकेनिज्म हमने रखा हुआ है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं
उसको हम कैंसर के थ्रू डिफरेंट हॉस्पिटल्स में रेफर करते हैं जहाँ उनका फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और जो है वो काउंसलिंग सेशंस भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके थ्रू हम कर रहे हैं। हमारे वेबसाइट पर भी ऑनलाइन मौजूद है, डॉक्टर की कंसल्टेशन मौजूद है। एक अभी हमने मोबाइल ऐप जो है वो बिल्कुल डॉक्टर लुबना ने बताया कि करना अपना इम्पोर्टेंट है कि हमारे दो मोबाइल का एक रिसोर्स सेटअप ऐसे रखा जहाँ पर हम डायरेक्ट अगर अल्ट्रासोनोग्राफी अफोर्ड नहीं कर सकते तो सिंपल सा काम है कि अपना मुआयना करे हर औरत, क्योंकि इसमें कोई खर्चा तो नहीं आ रहा। जी जी का काम है बिल्कुल कर ले बिल्कुल और कोई भी क्वेरी की सूरत में जो है वो डॉक्टर से रुजू कर ले। सबसे सिंपल और काम है जो हर औरत कर सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर लुबना, एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ख़वातीन में दो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है कैंसर के हवाले से। ब्रेस्ट कैंसर है और ओवरी का कैंसर है या किसी बच्चादानी का सरतान जिसे कहते हैं। इसकी मेन वजह क्या नज़र आती है आपको कि ये क्यों ख़वातीन में ये डिजीज़ ज़्यादा पाए जाते हैं? जैसे मैंने कहा कि अभी स्पोरेडिक तो बहुत ज़्यादा है इसमें, यानी स्पोरेडिक कोई खास वजह नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई हेरिडिटरी जेनेटिक म्यूटेशन नहीं है, लेकिन कैंसर हो गया है। लेकिन अब पाकिस्तान में जब से जेनेटिक टेस्टिंग का एक कहना चाहिए कि स्टार्ट हुई है, आई नो इस वक्त भी पाकिस्तान में कोई सेंटर नहीं है जो पेशेंट्स अफोर्ड कर लेते हैं, उनका ब्लड सैंपल यूएस जाता है, वहीं से टेस्ट होके आता है। तो ये बहुत कॉमनली देखा जा रहा है कि खवातीन को ब्रेस्ट और ओवेरियन, कभी अगर उनको ओवरी का कैंसर है तो बाद में उनको ब्रेस्ट बन रहा है, या ब्रेस्ट है तो बाद में ओवरी बन रहा है। तो ऐसे लोगों में जेनेटिक म्यूटेशन है। अच्छा। यानी जो एक सोचा जाता था कि BRCA एक खास म्यूटेशन होती है, हाँ। जिससे ब्रेस्ट का और ओवरी का कैंसर बनता है। अच्छा। अगर आप 5 साल पहले सोचें तो लोग कहते थे कि शायद हमारी कम्युनिटी में पाकिस्तान में ये रेयर फिनोमिना नहीं होता लोगों। हाँ। लेकिन जब से टेस्टिंग स्टार्ट हुई है तो ये नजर आ रहा है कि जब यंग बच्चियों को कैंसर हो रहे हैं तो उनमें ये म्यूटेशन देखी जा रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह का हमारी कम्युनिटी है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, सिस्टम के लैब के पास अभी भी इस टेस्टिंग की सहूलत पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अब उसकी कॉस्ट है, अगर आपको बाहर भेजते हैं तो उस पर एटलीस्ट 50,000 रुपीज लग जाते हैं। तो वो कम्युनिटी के जो ऑलरेडी डिप्राइव्ड है, जिनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो इलाज करा सकें, तो जेनेटिक म्यूटेशन की टेस्टिंग करवाना तो उनके लिए इट्स लाइक अ ड्रीम, यानी एक ख्वाब ही है। वो फौरन मना कर देते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आपसे भी इलाज ही कर दे तो बड़ी बात है, टेस्टिंग तो हम अभी नहीं करवा सकेंगे। तो इस पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम कैंसर की गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं डॉक्टर लुबना, ये बस खाली पिंक डे मना लेना या फिर अवेयरनेस पब्लिक सर्विस मैसेज। गवर्नमेंट सिर्फ शोर मचाती है इन चीजों पे बहुत ज्यादा, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर अगर आप मुझसे पूछे बीइंग अ स्पेशलिस्ट, ये एक कहना चाहिए कि इट्स हेल्थ इमरजेंसी औरतों के लिए। आप खुद देखें कि जिस रेशो पे हम चले गए हैं, कुछ लोग कहते हैं 1.9, कुछ कहते हैं 1.8, कुछ पाकिस्तान के इलाके कहते हैं 1.6 पे ब्रेस्ट कैंसर, यानी हर छठी औरत को ब्रेस्ट कैंसर। तो क्या ये हेल्थ इमरजेंसी नहीं है कि वो औरत जो पूरे घर के निजाम को चला रही है, बच्चों को पाल रही है, वो इतने रिस्क पर है कि उसको कभी भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, और एक बहुत टफ मैकेनिज्म इसको गुजरना पड़ेगा इलाज का, जिसमें ऑपरेशन है, शुआएं हैं, इंजेक्शन है कीमोथेरेपी के, और कुछ है, इसका लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको पता है हमारे यहाँ खवातीन, बहुत सारी खवातीन जब एडवांस होता है कैंसर, जब प्रिवेंट करती हैं, इब्तिदाई मरहले में दिखाती ही नहीं, और जब वो एडवांस स्टेज पे आती हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैंसर एडवांस हो गया है। ये एक बहुत बड़ा डायलमा है, एक औरत के, इंसान के एक आज़ा को निकाल देना, उसके बाद वो बहुत इनकम्प्लीट महसूस करती है। जितना उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, चाहे वो 20 साल है, 10 साल है, 15 साल है, वो हमेशा ये हमसे शेयर करती है कि डॉक्टर साहब इस ऑपरेशन के बाद मैं अपने आप को नामुकम्मल समझती हूँ कि मेरी छाती निकल गई है। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। इट्स लाइक एन हेल्थ इमरजेंसी, ये कोई आम चीज नहीं है। जिस तरह हम डेंगू के लिए इतना रोना डाल देते हैं, या हमारे यहाँ दूसरे वायरसेस आज स्प्रेड होते हैं तो हम इतना शोर मचाते हैं उसके प्रिकॉशंस के लिए, तो व्हाई नॉट फॉर ब्रेस्ट कैंसर? जैसे डॉक्टर जुबैदा कह रही है कि स्क्रीनिंग मैमोग्राम की फैसिलिटीज नहीं है। आप अगर देखें, आप हुकूमत की गैर संजीदगी का अंदाजा लगाइए कि ये पूरा महीना जो डेडिकेट किया गया है ब्रेस्ट कैंसर के लिए,
खास दिन पे ऐवान सदर को पिंक कर दिया गया। जितनी पैसे लागत उसमें लगाए गए उसमें आप कुछ खवातीन के लिए ये काम कर जाते कुछ जी मुफ्त में, हाँ, तो वो शायद उनको फायदा ही हो जाए उस मैमोग्राम। बड़ी बड़ी इमारतों को पिंक कर दिया और आपने ब्रेस्ट कैंसर डे मना लिया, तो ये तो गैर संजीदगी इनकी। आप दोनों मेहमानों से मैं कहूंगी मेरे साथ ही मौजूद रहेगा। यहाँ नाज़रीन लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे HIV एड्स के हवाले से, जो कि ख़तरनाक शरह की हद तक जो है हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसी हवाले से हमारे पास इस पर गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इकराम साहब। आप स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप जनरल फिजिशियन भी हैं लेकिन क्लिनिकल रिसर्च पर भी आपकी एक्सपर्टीज़ है। इसके अलावा हमारे साथ सहाफ़ी और फील्ड रिपोर्टर अली औसत मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर इकराम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिस पर मतलब उस पर बात करना भी आसान नहीं होता, इलाज कराना तो दूर की बात है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन आपको क्या नज़र आ रही है इस हवाले से? क्या लोगों में अवेयरनेस है? क्या वो इस बीमारी को कोई बेइज्जती महसूस करते हुए करते हैं, या फिर वाकई इसको कुछ एक बीमारी समझ के ही आपके पास आते हैं काउंसलिंग के लिए या इलाज के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शादिया, आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई है इस प्रोग्राम के जरिए। खास तौर पे इस वक्त पूरी दुनिया और खासकर पाकिस्तान जो है वो कोरोना वायरस की लपेट में है, तो यकीनन जो दूसरे डेडली या फैटल वायरसेस की तरफ तवज्जो कम हो रही है। इसलिए इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो बीमारियां लोगों को मुतासिर नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर एड्स की नामी बीमारी जो HIV वायरस की वजह से होती है, अगर आप उसी की मिसाल लीजिए तो ये अगर रेट ऑफ डेथ अगर मिसाल के तौर पर कोई भी बीमारी है इससे जिसकी वजह से मिसाल के तौर पर अगर 100 लोग हैं उनकी बीमारी हुई तो उन लोगों में से कितने लोगों की डेथ होगी, इसको कहते हैं डेथ। तो एड्स जो है वो कोरोना वायरस या दूसरे जो वायरस है जैसे हेपेटाइटिस C है, हेपेटाइटिस B के मुकाबले में सबसे ज्यादा डेडली वायरस है HIV वायरस। मसला बिल्कुल सही है, आपने जो सवाल उठाया है इस हवाले से एक टैबू समझा जाता है HIV वायरस या एड्स वायरस के बारे में गुफ्तगू करने के हवाले से। लोग ये समझते हैं कि पुराना रास्ता अगर किसी को ये वायरस हो गया तो या पुराना रास्ता उसके कैरेक्टर में कोई इशू है या उसकी कोई पास हिस्ट्री ऐसी जिसके से उसे लिखा होगा तो कुछ गलत किया होगा, जबकि हकीकत इसमें बरक्स बहुत सारे मासूम लोग हैं वो इस बीमारी के शिकार हैं। और आई एम श्योर कि आपको याद होगा कि अप्रैल 2019 में लड़कान में जो केसेस हुए और बहुत मशहूर जो है वो काइंड ऑफ स्कैंडल सामने आया, तकरीबन 2500 के करीब पेशेंट। जी बिल्कुल। तो उसमें अक्सरियत जो थी वो 15 साल से कम उम्र बच्चों की थी। मोर देन 70% लोग जो थे वो बच्चे थे उसके पेशेंट जिन्हें वो इट वाज फाउंड टू बी पॉजिटिव डेड वायरस। तो टैबू इसको समझना, जब तक हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे लोगों को तारीफ देंगे और बुरा बोलेंगे और कानों को हाथ लगाएंगे, उसको गाली समझेंगे, तो आपने इसका मतलब उस मसले की जो जड़ है उस तक आप नहीं पहुंचे, उस मसले को आपने रियलाइज नहीं किया, रिकग्नाइज नहीं किया। और जब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं किया तो उसका सोल्यूशन आप कैसे? डॉक्टर साहब यहाँ ये भी बताते चले हमारे नाजरीन को कि ये जो लाड़काना में 2500 के करीब जिसमें ज्यादातर बच्चे थे उनमें HIV पॉजिटिव जो आया था उसकी वजह क्या थी, ये भी बताते चले। जी बिल्कुल। इसमें जो ये लाड़काना में रतोडेरो नामी जो गांव था लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में, उसमें ये हुआ था। और इसमें जो फाइनल जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके हवाले से वैसे तो बहुत सारी बातें हुई कि वो डॉक्टर था उसके जरिए फैल रहा था और वो जानबूझ के कर रहा था, लेकिन जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन जो हुई उसके बारे में बात सामने आई कि जो सबसे बड़ा यूज था यानी सबसे बड़ा जो रीजन था इसका वो था जो आपकी जो इंट्रावीनस जो या इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और बगैर उसको जो है वो स्टेरलाइज किए बगैर या अगर आप दोबारा यूज कर रहे हैं जी वो यूज 6 दफा यूज किया गया वो। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा इसका रीजन था। और ये तो एक समझिए कि छोटा सा जो क्लस्टर था वो आइडेंटिफाई किया गया लड़काना में, लेकिन हकीकत यही है कि खुदा ना खास्ता इस तरह का सर्वे या कोई छोटी स्टडी आप कंडक्ट करते हैं दूसरे सूबों में तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, ये बात बहुत हद तक मुमकिन है कि इस तरह की और केसेस भी सामने आए। अगेन वही बात है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो रिपोर्टेड तादाद है एड्स के हवाले से वो 1,60,000 से लेकर 2,90,000 तक की रेंज है जो कंफर्म केसेस हैं, लेकिन अनरिपोर्टेड कितने हैं? जिस तरह
जी, यू नेवर नो। तो ये तादाद तो बहुत लाखों में हो सकती है अगर आप देखें। ठीक है। अच्छा अली औसाफ, मैंने डॉक्टर साहब से जैसे बात की थी कि हमारे यहाँ तो मतलब इस पे बात करना भी वही बात आ जाती है, टैबू या स्टिग्मा इन बीमारियों को बना दिया जाता है। खौफ से लोग इलाज नहीं कराते क्योंकि हमारे यहाँ बीमारियों को गैरत और गुनाह के साथ जोड़ दिया जाता है। HIV के हवाले से हमेशा जब भी कोई पेशेंट सामने आता है एक जनरल परसेप्शन यही होता है कि जी ये तो बेरार रवि का शिकार रहा है। आप फील्ड पर रिपोर्टिंग भी करते रहे, इस हवाले से हेल्थ आपकी बीट भी है, आप ग्राउंड रियलिटी में क्या देखते हैं इस बीमारी के हवाले से? बहुत शुक्रिया। देखिए शादिया, ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, ये मैं इनकी बात की 100% तायद करूंगा बिल्कुल, कि वाकई यहाँ पर हम लोग इसको बीइंग अ पाकिस्तानी इसको समझते हैं कि ये एक टैबू है। अभी तक हम इसको इसकी कोई बीमारी कंसिडर नहीं करते। अच्छा, ये मैं जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा, ये मैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ कि अभी तक जितनी एक हॉरिफाइंग बीमारी है जिसमें सडन डेथ होती है, उसके हवाले से जो एक अवेयरनेस कैंपेन जो होनी चाहिए वो हमें और नजर नहीं आती है। अच्छा, आपने तो एक पॉइंट आउट किया कि सीधे एक लड़काना के केसेस का कि जिसके अंदर 2500 के करीब, लेकिन मैं इसको जो सीवियरिटी ऑफ कंडीशन है वो मैं आपको बताऊं कि सरगोदा के अंदर पूरा गांव जो है वो एक हेयर ड्रेसर शॉप के पास हेयर ड्रेसर की वजह से HIV का शिकार हुआ वो। उसके अलावा गुजरात में पूरे गांव जैसे बच्चे जो पैदाइशी बच्चे होते हैं, बच्चे जो नए पैदा हो रहे होते हैं, वो भी HIV का शिकार होते हैं। तो इसके हवाले से हमें अब तक बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं आपको बताऊं कि कोई गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उसकी कोई इंटेंसिटी जो अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए ताकि लोगों को बताया जा सके कि भाई ये एक टैबू नहीं है, ये एक बीमारी है और इसको एक बीमारी के तौर पर लिया जाए। तो वो हमें कुछ नजर नहीं आती है। सबसे बड़ी बात ये इसके अंदर इसकी बचाव का सिर्फ एक ही तरीका, देखें मैं किसी की जो जाती जिंदगी होती है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो हम लोगों को जेब नहीं देता कि हम किसी इसके ऊपर बात कर रहे हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट या एक किसी मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप मरीज को मरीज समझा जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए कि भाई ये जो है एक कोई शेव बनाने की वजह से भी जो है वो हो सकता है, कोई गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से भी जरूरी नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये भी हकीकत है कि हम इसके एक मेन जो रीजन होता है वो ये भी होता है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जिनके होते हैं उनको वो दे आर मोर प्रोन टू दिस डिजीज। तो इसके लिए भी जरूरी होता है कि आप वो एक पूरी एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ जो है अगर आप जो है वो आप जो है वो चीजों को फॉलो करें तो ये आप 100% अवॉइडेबल है ये डिजीज। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि आप वो टैबूज खत्म करें कि आप किसी की कैरेक्टर असोसिएशन ना की जाए इस मामले की बुनियाद के ऊपर और मरीज को मरीज समझा जाए। HIV मैं आपको बताऊं, डॉक्टर साहब इसकी तारीफ करेंगे कि काबिल इलाज मर्ज है और इसको जो है वो इसकी मेडिसिन वगैरह भी है, तो इसको किया जा सकता है, तो इसको क्योर किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर इकराम, ये एक एपिडेमिक डिजीज है, तेजी से फैलता भी है, लेकिन इसकी अलामात क्या होती हैं इनिशियली? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि आमतौर पर लोग जो है दो चीजों को मिक्सअप करते हैं। लोग कहते हैं कि HIV और एड्स AIDS दोनों एक ही बीमारी के नाम है। असल में HIV है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अच्छा, यानी HIV वायरस का नाम है, जरसूमे का नाम है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। और HIV पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि बीमारी ने जड़ पकड़ ली, इसका मतलब ये वायरस वायरस जो है वो इट कुड टेक अप टू मंथ्स, अप टू इयर्स, कुछ केसेस में तो 10 साल 20 साल तक ये सोया हुआ रहता है। तो HIV जो है वो वायरस का नाम है और उसके नतीजे में जब एक दफा जब वो वायरस बिदार हो जाता है, वो सोने की कैफियत से जाग जाता है आसान लफ्जों में, तो फिर जब वो सिम्टम्स उसके नमूदार होते हैं, आपका सवाल है जिसको आप अलामात कहते हैं, वो होती है स्टेज 3, यानी इस बीमारी की स्टेज 3 उसे कहते हैं। अच्छा, जब अलामात जाहिर होती है वो स्टेज 3 होता है? स्टेज 3 होती है जी, बिल्कुल, क्योंकि पहली स्टेज है जिसमें वायरस आया और इंसान कुछ दिनों या एक हफ्ते में उसको मामूली फ्लू की अलामत होती है, उसको पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर एड्स वायरस है, वो आम बुखार समझ के उसको ट्रीट करेगा, पैराडोल ले लिया, दूसरी जो दवाएं हैं आम जो दवाएं हैं वो ले ली, उसके बाद वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन वायरस जो है वो डॉर्मेंट कंडीशन में उसके ब्लड में रहेगा, सोई कंडीशन में रहेगा और इट कुड टेक अप टू लाइक 10 to 15 years। उसके बाद जब 10 से 15 साल बाद वो वायरस जागता है
तो वो कंडीशन होगी स्टेज 3, यानी अब HIV पॉजिटिव जो है वो एड्स बीमारी की शक्ल इख्तियार कर सकता है। और अनफॉर्चुनेटली जैसा मैंने पहले कहा कि एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है, यानी इसके रेट ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा है। तो वंस जिन लोगों में ये प्रोग्रेस कर जाता है स्टेज 3 तक, तो उनमें जो अलामात हैं वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि एड्स खुद बजाय खुद कोई बीमारी नहीं है। ये करती क्या है कि मिसाल तौर पे आप इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि कोई गाड़ी चल रही है, कार चल रही है, राइट, अब गाड़ी चला रही है, उस गाड़ी की ना छत हो, ना उसकी दरवाजे हो, ना उसकी खिड़कियों के शीशे लगे हों, और वो सिर्फ आप इंजन में बैठ के गाड़ी चला रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा? उस गाड़ी में आप जो चला रहा है, जो ड्राइवर है, उसके ऊपर कीचड़ भी आएगी, धूप भी आएगी, और उसके अलावा गर्द भी आएगी, पानी के छींटे भी आएंगे, और ना सिर्फ जो गाड़ी चला रहा है उसकी सेहत खराब होगी, बल्कि गाड़ी का अपना इंजन और उसके जो सीट्स हैं वो भी तबाह हो जाएंगी, इवेंचुअली उसमें जंग लग जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही वायरस के साथ भी, एड्स वायरस के, HIV वायरस के साथ और एड्स बीमारी में होता है कि इवेंचुअली जो वायरस है ये आपकी इम्यूनिटी यानी कुव्वत मुदाफ़ियत उसको खत्म कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है इसको। और इसीलिए इसको कहा गया एड्स को एक्वायर्ड ऑटोइम्यून डिफिशिएंसी वायरस, AIDS। सो नतीजतन अब आप जब आपके सारे इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफ़ियत खत्म हो गई तो जरा सी भी बीमारी होगी, मामूली फ्लू भी होगा तो वो लगेगा आपको कॉम्प्लिकेशन होगी, उसकी जो है निमोनिया में प्रोसीड करेगा, आपकी किडनी फेल हो सकती हैं, इसी के साथ साथ आपको लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती हैं, इसके साथ साथ जो है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी सीवियर प्रॉब्लम्स जो यानी कि आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है, जंग लड़ने की सलाहियत खत्म कर चुका है ये वायरस, तो फिर अलामात को रेंज फ्रॉम एनीथिंग, राइट, गुर्दे फेल हो सकते हैं, लंग्स की फेफड़ों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर खत्म हो सकता है, और जरा सा भी जो बुखार होगा, जरा सा भी जो दूसरी बीमारियां होंगी वो इतने आराम से आप पर हमलावर होंगी कि आप उनको रोक नहीं सकते। तो वाइड रेंज ऑफ अलामात। ठीक है अली, ये बताइएगा ये जो नेशनल एड्स प्रोग्राम होते हैं इसमें एक्चुअली होता क्या है, और दूसरा ये कि लाजमी सी बात है ये अब जो पेशेंट होते हैं ये हर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन गरीब तबका जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उस हवाले से गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? एग्जैक्टली, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखें, हम शहरों के अंदर कराची, लाहौर या पेशावर, इस्लामाबाद, ये बड़े शहर होते हैं, इनके अंदर आवाम के अंदर फिर भी कुछ ना कुछ अवेयरनेस मौजूद होती है ना, लेकिन और उसके अलावा लेकिन जो ये आपके रूरल एरियाज हैं पूरे पाकिस्तान के, चाहे उसमें सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, KPK हो या बलूचिस्तान हो, वहाँ पे लोगों के अंदर अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं होती है कि आप किस तरीके से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर सकते हैं, कि आप जो है वो कोई भी अगर हेयर ड्रेसर के पास जाएं तो उसकी सिरिंज को या उसकी कैंची को जो है स्टरलाइज कर रहे हैं, या डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप देखें कि वो नया पैकेट खोल रहा है सिरिंज का है, या उसकी जो शीशे वाली अगर उसके पास सिरिंज है तो उसको प्रॉपरली स्टरलाइज किया हुआ। ये सारी, अच्छा, इसके हवाले से जो इंटरनेशनल एड्स प्रोग्राम है इसके इन्होंने जो है वो, जिसको मैंने देखा है कि वो शो ऑफ के तौर पर मुख्तलिफ इनके जो है वो चलते हैं, कंटेनर चलते हैं जिससे ड्रामे होते हैं, और इसके अलावा वो पम्पलेट बांटे जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जहाँ तक मैंने इसको देखा है, मैं इसको बिल्कुल गवर्नमेंट के ऊपर इसको क्रिटिसाइज करूंगा कि ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए या एक मीडिया के अंदर बताने के लिए, आपको जनरल कोर्स लेने के लिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर जो बिल्कुल रूट के ऊपर जाकर और डोर टू डोर जाकर जिस तरीके से इन्होंने कोरोना किया, दूसरे वायरस की यहाँ पर कैंपेन होती है, टीवी के ऊपर इश्ताहार चलते हैं, इनके पम्पलेट्स बताए जाते हैं, घरों में जाते हैं, या पोलियो की कैंपेन होती है जिसमें लोग बिल्कुल घरों में जाके बच्चों को खिलाया जाता है। इस किस्म की जरूरत है इस वक्त HIV के हवाले से एक कैंपेन लॉन्च करने की, लेकिन ये हमें इस कदर शदीद इंटेंसिटी के साथ ये तो अली, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप ये पोलियो के लिए तो घर घर जाके कतरे पे लाते हैं, ठीक है, वहाँ क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है, आप भी समझ रहे होंगे मैं क्या बात करना चाह रही हूँ, ठीक है। अब ये बताएं कि ये एड्स के लिए क्या नहीं हो सकता कि घर घर जाके आप इसको बताएं, क्योंकि ये तो हम तो कोरोना के ही पीछे लगे हुए हैं, लेकिन दुनिया में आम फ्लू से, सीजनल फ्लू से, मेरा ख्याल डॉक्टर साहब इसको सेकंड करेंगे कि आम फ्लू से सालाना 3.5 से 6 लाख लोग जो है आम सीजनल फ्लू से मर जाते हैं, इसी तरह एड्स से मर जाते हैं, इसी तरह दीगर बीमारियों से मर जाते हैं, तंबाकू नोशी से मर जाते हैं, मगर हम सिर्फ उसके पीछे लगे हुए हैं जो कि एक इंटरनेशनल गेम प्लान है, जैसे कोरोना हो गया या फिर ये पोलियो हो गया। इस हवाले से क्या आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? अच्छा, ये आप एक दूसरी तरफ आप बात ले गई है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको बता दूं। देखिए, वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि जो कोरोना वायरस वगैरह या जितने भी हैं
ये सारे आपको बड़ी हैरानगी होगी कि इतना इसको जो शिद्दत से इसको हाईलाइट किया गया है, हालांकि नेचुरल फ्लू से भी जो है वो इसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं इसके अंदर, कि ये एक अमीर और गरीब दोनों को साथ साथ लग रही है। सिर्फ अमीरों को नहीं लग रही है, वरना तो डायरिया से जो है गरीब का बच्चा ही मरता है, अमीर का बच्चा नहीं मरता, इसलिए इसको नहीं इसको कंसिडर किया जाता कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिससे बनी नौ इंसान को खतरा पैदा हो गया। इसी तरीके से लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जो HIV के हवाले से बात देखें, बात जहाँ से शुरू हुई थी ना, वो यही है कि ये इसको अभी तक हमने समझा हुआ है कि ये एक टैबू है, ना जिसको बीमारी होती है ना वो बताता है और ना ही। लेकिन आप हमारे नाज़रीन को बताइए ना कि ये बेरारवी एक्ट से इतना ज्यादा एड्स नहीं फैलता है जितना ये जो सेफ्टी ब्लेड्स होते हैं और ये सिरिंज होता है, इससे ज्यादा स्प्रेड करता है एड्स। नहीं, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि जो बेरारवी एक्ट से भी ये एड्स फैलता है। नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, लेकिन उसके कंपैटिबिलिटी जो है ये सेफ्टी ब्लेड्स हो गए या फिर ये सिरिंज हो गई, ये भी बड़ा काम करते हैं। ये भी बड़ा काम, एग्जैक्टली मैं आपकी बात से बिल्कुल सेकंड करूंगा कि जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, जिस तरीके से कि अपना लाड़काना के हमारे पास मिसाल सामने है, तो कि आप, और दूसरी बात ये कि देखें जिसको एड्स नहीं है, मैं उससे मुखातिब होना चाहूंगा कि आप बराए मेहरबानी अपनी जो आपको जहाँ पर अपनी जो आपकी पर्सनल ओपिनियन है उसको अपने पास रखें। अगर आपके सामने कोई एड्स का मरीज आ रहा है, चाहे वो किसी भी वजह से लगा हुआ, उसको आप ऐसे मरीज के तौर पर उसको कंसिडर करें और ये ना समझे कि क्योंकि वो 100% वो बेराबरी का शिकार हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। हमें इस डेप्थ के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है कि उसने जो है वो सिरिंज लगाई है। मैं बड़ी जो मैं समझता हूँ और मैंने इसके ऊपर स्टोरीज भी की है कि हमें जो है वो अपनी जो मोरल वैल्यूज हैं तो वो उस बंदे के ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। मैं ऐसे कम्युनिटी के ऊपर है कि सोसाइटी के, पाकिस्तान की सोसाइटी की उस वक्त मुखातिब हूँ कि आप लोग जो कि सेहतमंद लोग हैं, अगर आपके सामने कोई एड्स का मरीज आता है तो उसको आप बिला वजह उसके ऊपर अपनी मोरल वैल्यूज को ना थोपें और उसको एज ए मरीज के तौर पर लें। अगर आपकी फैमिली के अंदर भी है, अगर आपके दोस्तों के अंदर भी है, अगर आपके महल्ले के अंदर भी है, आपके शहर के अंदर मौजूद है, तो बराए मेहरबानी उसको एज ए डॉक्टर उसको एज ए पेशेंट के तौर पर ट्रीट करें। इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो ये मामला आगे चल सकता है कि बिल्कुल कम्युनिटी लेवल के ऊपर हमें इसको सोचना होगा। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो मुझे ये बताएं, क्या ये बीमारी छूत है, ये दूसरे को लग सकती है? हाँ, जो जैसे छूत की बीमारी का हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि छूने से लगने वाली बीमारी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बीमारी जो है इवन के जो अगर एक दूसरे के बर्तनों में खाना खाया जा रहा है या गिलास में पानी पिया जा रहा है, उससे भी नहीं लगती है। इस बीमारी के लगने के 4 इम्पोर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है। अगेन अगर हम आपके जो प्रीवियस जो सवाल थे और जैसे अभी उसर साहब फरमा रहे थे उस सवाल से बात करें तो जब हम गौर करते हैं कि जो 4 मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, 4 रूट्स जो है जिनके थ्रू ये बीमारी फैलती है, अगर हमें वो मालूम हो तो हमें खुद मालूम हो जाएगा कि बीमारी नॉट नेसेसरली किसी के खुदा न खास्ता बैड कैरेक्टर का नहीं है, बल्कि और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह हो सकती है। मिसाल के तौर पे जो WHO के फिगर्स मुताबिक जो 4 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है HIV वायरस के, उनमें नंबर 1 है मदर टू चाइल्ड, ठीक है। नंबर 2 जो हम बात कर सकें चाइल्ड बर्थ में बात करता हूँ, प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद चाइल्ड बर्थ होती है तो उसमें जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है वो काफ़ी हाई होता है। अगर खातून HIV पॉजिटिव है तो होता है कि बच्चे में इसके बाद, लेकिन नॉट नेसेसरीली कि बच्चा लाजमी HIV पॉजिटिव पैदा होगा, लेकिन चांसेस बढ़े। इसके अलावा IDU जिसे आप कहते हैं, यानी इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स, जो नशे के या मनशियात के ड्रग्स के इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। या मैं एक बताता चलूँ कि एक एडिक्शन पे सर्वे हुआ पाकिस्तान में, उसमें 40% जो यूजर्स थे, यानी जो इंजेक्शन के जरिए मनशियात ले रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि अगर मैं किसी और की सिरिंज से अपने आप को दवा लगा रहा हूँ तो उससे कोई बीमारी नहीं कर सकती। ये उनकी जहनी हालत है, अवेयरनेस की जो लेवल थी। इसके अलावा जैसे आपने फरमाया ब्लेड्स, लेकिन ब्लेड से ज्यादा जो खतरनाक है इसके वो डेंटिस्ट का भी हो सकता है। अगर डेंटिस्ट की जो खासतौर पर क्वैक डेंटिस्ट जिन्हें आप कहती हैं कि जो जगह जगह गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं और जो जारी है जिनके पास BDS की डिग्री भी नहीं है, तो दे डोंट नो हाउ टू स्टरलाइज देयर इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये इवन पढ़े लिखे लोग जो डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, उनकी बड़ा जरूरी है कि वो ये डेंटिस्ट से इसरार करें बात करके, आई नीड टू मेक श्योर कि आप जिन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके आप मेरे ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ये स्टरलाइज किए गए और किए गए तो किस मेथड से किए, ये बात इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तीसरे जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है।
यानी खून चढ़ना, एक्सीडेंट हुआ, अगर खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल में विदाउट स्क्रीन या इम्प्रॉपर स्क्रीनिंग हुआ ब्लड जो है वो रखा हुआ है उन्होंने और वो चला दिया, तो डेफिनेटली 100% एड्स की बीमारी का जो वायरस है, HIV वायरस, वो ट्रांसमिट होगा। यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। और फाइनली लास्ट ऑफ कोर्स जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव रिलेशन होते हैं, यानी गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात होते हैं, बहुत बड़ा जरिया है। इसमें मर्द से मर्द को और मर्द से खातून को फैल सकता है। और इसमें अनफॉर्चुनेटली ये भी एक अलमिया है हमारे माशरे का कि खवातीन को बहुत सारी जो हमारे माशरे में दे आर टोटली इनोसेंट, उन्हें नहीं पता और ये इस तरह बीमारी आ जाती है उनमें मर्द हज़रात से। सो ये चारों चीजें इम्पोर्टेंट है। जब तक आपको बात पता नहीं होगी, आप इसके अवेयरनेस लेवल नहीं बढ़ा सकते और अवेयरनेस लेवल नहीं बढ़ेगी तो आप बीमारी को जड़ से नहीं पकड़ सकते। ठीक है अली साहब, शॉर्टली बता दीजिएगा, हम तो बात कर चुके हैं हुकूमत की कि पॉलिसी फेलियर नजर आता है, हुकूमत नाअहल इस मामले में कुछ नहीं करती, मीडिया क्या रोल अदा कर सकता है? देखिए मीडिया, अगर आप मुझे अगर थोड़ा सा 30 सेकंड एटलीस्ट आप मुझे दे दीजिए। एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं आपको एक बात वो करना चाहूँ कि मीडिया ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया इस चीज को, लेकिन गवर्नमेंट का कि जो फेलियर, टोटल फेलियर है अब पूरी दुनिया के अंदर जो ये होता है कि आपका, अच्छा मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट बिल्कुल खुल के बात करने का आदी हूँ, बिल्कुल अगर किसी को छुपाना मुझे लगता है कि ये जो फिर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। अभी तक जो इसके अंदर एक चीज बात हुई है वो उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो बात की है कि ये इलेक्शन फ्रेंज दिरा रवि, लेकिन जो मीडिया की जो असल कैंपेन है या गवर्नमेंट की असल कैंपेन है जो जहाँ पे शुरू होनी चाहिए वो आज तक वहाँ पे शुरू ही नहीं हो सकती है। पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि रेड लाइट एरियाज के अंदर बाकायदा तौर पर हेल्थ सर्टिफिकेट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि वो इस किस्म की कोई बिल्कुल एक समझा जाता है कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जाना जो है वो बहुत ज़्यादा बदतरीन गुनाह है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल के पर हो चाहे किसी भी लेवल के पर हो। तो सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की होती है कि आप जो है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन अगर आप शुरू कर रहे हैं तो वो शुरू करें, तब पाकिस्तान के जितने भी रेड लाइट एरियाज हैं वहाँ से शुरू करें। और उसके बाद फिर उनको जब आप उनको अवेयरनेस देते हैं तो फिर ये बीमारी आप यकीन करें कि जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर काफी हद तक इसके ऊपर काबू पाया गया है, पूरा मुकम्मल नहीं, वो काबू पाया जा सकता है। यहाँ पर मुख्तलिफ NGOs होती हैं जो कि काम करती हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद जब तक कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आप यहाँ पर एक अवेयरनेस कैंपेन नहीं स्टार्ट करेंगे, बीमारी का खात्मा नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकराम आपका, अली औसाफ आपका। और इससे पहले हमारे साथ मौजूद थी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हमने बात की थी डॉक्टर लुबना और डॉक्टर जुबैदा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम इस हवाले से था कि सेहत के हवाले से आगाही देना हमारा पहला काम है, हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। हम निशानदही करें, आपको आगाही दें, एक पब्लिक सर्विस मैसेज चलाएं, बाकी काम हुकूमत का है, लेकिन हुकूमत की सपोर्ट जब तक नहीं होगी तब तक इस काम को करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।